2 जून 1963 की घटना है। भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यालय में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में यह लिखा था कि डियर प्रेसिडेंट, आपने मुझे एक पत्र भेजा था जिसमें आप एक व्यक्ति को भारत रत्न देने की बात कर रहे थे। मेरी यह अनुशंसा है कि आप उस व्यक्ति को भारत रत्न न दें, क्योंकि उस व्यक्ति ने भले ही अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, लेकिन वह एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। राष्ट्रपति राधाकृष्णन जिस व्यक्ति को भारत रत्न देना चाह रहे थे और नेहरू जिस व्यक्ति को कंट्रोवर्शियल फिगर कहकर भारत रत्न देने से रोक रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। यदि मैं आपसे पूछूं कि इतिहास क्या है, तो अकादमिक स्तर पर आप यही जवाब देंगे कि इतिहास अतीत की घटनाओं का एक संकलन है। लेकिन वैचारिक स्तर पर देखें तो इतिहास एक भट्ठी है, वह भट्ठी जिसमें मनुष्य की मिट्टी पकती है। कुछ लोग होते हैं जो खुद को इस भट्ठी में झोंक देते हैं, तपते हैं, जलते हैं और एक दीप्तिमान प्रतिमा की तरह निकलते हैं। और किसी भी राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने इतिहास की भट्ठी में तप कर निकलने वाले उन दीप्तिमान प्रतिमाओं को पहचाने और उन्हें यथोचित सम्मान दे। भारत की भूमि रत्नगर्भा है। इस धरती ने हमें कई रत्न दिए और उन्हीं में से एक रत्न विनायक दामोदर सावरकर को जब आधुनिक भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की बात की जाती है, तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावरकर कौन थे और आखिर क्यों भारत रत्न के लिए वह एक योग्य उम्मीदवार है। कोई भी व्यक्ति हो, वह सावरकर के विचारों से सहमति रख सकता है, असहमति रख सकता है, किंतु इस बात में रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो प्रयास किए, उन प्रयासों का यदि आप निष्पक्ष होकर भी आकलन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सावरकर भारत रत्न के लिए कितने उपयुक्त हैं। भारत रत्न के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वह एक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी भारतीय या विदेशी नागरिक को दिया जाता है। और इसके लिए योग्यता यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण सेवा प्रदान की हो, तो उस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब इसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के जो क्षेत्र हैं, इन चारों में से यदि आप विज्ञान को हटा दीजिए तो साहित्य, कला तथा समाज सेवा के आधार पर ही सावरकर के कार्यों का आकलन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि सिर्फ किसी एक योग्यता पर नहीं, बल्कि तीनों ही योग्यताओं पर सावरकर को भारत रत्न दिया जा सकता है। सबसे पहले आइए हम कला और साहित्य की बात करते हैं। आमतौर पर सावरकर को एक साहित्यकार के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन सावरकर एक साहित्यकार थे। 1857 की क्रांति को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसके ओजस्वी शब्दों से भगत सिंह समेत अनेक क्रांतिकारी प्रभावित हुए थे। उस पुस्तक के महत्व के बारे में आप ऐसा समझ लीजिए कि जो महत्व रूसों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेंच रेवोल्यूशन में है, जो महत्व दास कैपिटल का कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में है, जो महत्व कॉमन सेंस पुस्तक का अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल में है, वही महत्व इस पुस्तक का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में है। यह पुस्तक मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई थी। अथा राशे सत्वांचे स्वातंत्र्य समर, जो बहुत जल्द अंग्रेजी में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के रूप में अनुवादित हो गई। और यह एक ऐसी पुस्तक थी जिसे अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित होने से पहले ही बैन कर दिया गया था। इस पुस्तक के 3 संस्करण छपे, वो भी भारत में नहीं, विदेशों में। पहला हॉलैंड में छपा, दूसरा मैडम भीखाजी कामा के द्वारा पेरिस में छपवाया गया और तीसरा गदर पार्टी और लाला हरदयाल जी के द्वारा अमेरिका में छपवाया गया। इसका एक चौथा संस्करण भी छपा था। भारत में सरदार भगत सिंह ने उसे गुप्त रूप से छपवाया था। और उस दौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने भी क्रांतिकारियों के हाथ छापे पड़ते थे, सब जगह यह पुस्तक बरामद होती थी। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका एक संस्करण जापान में छपवाया और इसी पुस्तक ने झांसी की रानी की वीरता के बारे में सबको बताया। उसका इतना प्रभाव हुआ कि लोग अपनी बेटियों का नाम लक्ष्मीबाई रखने लगे थे। उस दौर की किसी भी पुस्तक को इतना प्रेम नहीं मिला जितना इस पुस्तक को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में यह सावरकर का ही योगदान था कि हम 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सिपाही विद्रोह न मानकर देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। सावरकर ने इसके अलावा 6 स्वर्णिम युग जैसी कृतियों की रचना की, जिसने भारतीय इतिहास को स्वदेशी दृष्टिकोण से परिभाषित किया। इसके अलावा उन्होंने मेजनी पर एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदूज बाय मोपला मुस्लिम्स नाम की जो उनकी रचना थी, वह तो अमर ही हो गई। रचनाओं से इतर यदि साहित्य में मैं सावरकर के योगदान की बात करूं, तो आप देखिए कि आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनका हिंदी अनुवाद हमें नहीं पता, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। और यहीं पर सावरकर की भूमिका आती है। प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार पीएल देशपांडे के सेलुलर जेल प्रवास पर लिखते हुए प्रेम वैद्य ने तो यहां तक लिखा है कि पीएल देशपांडे सावरकर को कई हिंदी शब्दों का जनक मानते थे। ये प्रेम वैद्य वही हैं जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। प्रेम वैद्य के अनुसार सावरकर भले ही मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं थे,
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टीवी के लिए दूरदर्शन, रेडियो के लिए आकाशवाणी, एडवर्टाइजमेंट के लिए विज्ञापन, तारीख के लिए दिनांक, वीकली के लिए साप्ताहिक, मेयर के लिए महापौर, म्यूनिसिपैलिटी के लिए नगरपालिका तथा शहीद के लिए हुतात्मा जैसे शब्द दिए। कुछ स्रोतों से तो यह भी जानकारी मिलती है कि पत्रकारिता में एडिटर के लिए संपादक शब्द भी सावरकर ने ही दिया था। आज यदि सावरकर जीवित होते तो शायद हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं बोलना पड़ता, इसके बदले में भी वह कोई ना कोई हिंदी शब्द हमें दे ही देते। जब वीर सावरकर के साहित्य की बात हो रही है तो भला उनकी एक कृति को कैसे छोड़ा जा सकता है। सावरकर ने हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू नामक एक रचना की और उसमें उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों का अर्थ बताया। सावरकर के लिए हिंदुत्व और हिंदुइज्म एक नहीं था और यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज के समय में अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। सावरकर हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित करते थे। उनके अनुसार हिंदुत्व वह तत्व है जो हिंदुओं को एक रक्त समुदाय तथा एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जोड़ता है। वह हिंदुत्व को हिंदुइज्म की ढाल मानते थे और आज के दौर में जब राहुल गांधी जैसों के द्वारा हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में अपनी अलग अलग तरीके की परिभाषाएं घुसाने की कोशिश की जाती हैं, उस दौर में यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने हिंदुत्व को राजनीतिक पटल पर लाकर खड़ा किया, उस व्यक्ति के हिंदुत्व को लेकर क्या विचार थे। बहरहाल, सावरकर ने भारत के साहित्य को न सिर्फ राजनीतिक बल्कि बौद्धिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध किया। उन्होंने ऐसे ऐसे विचार दिए जो न सिर्फ उस समय बल्कि आज के जमाने में भी उतने ही रिलेवेंट हैं। देश के गिने चुने साहित्यकारों ने ही साहित्य को इस तरह से समृद्ध किया होगा जिस तरह से सावरकर ने किया। और केवल साहित्य और कला के क्षेत्र में ही यदि उनके कार्यों की समीक्षा की जाए तो वो महानतम लेखकों की पंक्ति में सबसे आगे खड़े मिलेंगे। सिर्फ साहित्य और कला के क्षेत्र में ही उनके योगदानों के लिए उन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है। आइए अब कला और साहित्य के क्षेत्र के अलावा हम समाज सेवा के क्षेत्र में सावरकर के किए गए कार्यों का आकलन करते हैं। वैसे आमतौर पर भारत का जो इतिहास है उसमें समाज सुधार को आमतौर पर संतों सन्यासियों से या फिर कुछ विशेष जातिगत नेताओं से जोड़कर देख लिया जाता है। समाज सुधार जैसे गंभीर विषयों पर तो सावरकर का नाम ही नहीं लिया जाता, जबकि यह एक हिस्टोरिक ब्लंडर है। विनायक दामोदर सावरकर न केवल क्रांतिकारी थे बल्कि वे आधुनिक भारत के सबसे साहसी और व्यवहारिक समाज सुधारकों में शामिल थे। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सावरकर भारत के सबसे साहसी समाज सुधारक थे। इसके कुछ उदाहरण आप देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी से भी पहले भारतीय समाज के कुछ तबकों में मौजूद छुआछूत के विरुद्ध सावरकर ने आवाज उठाई थी। सावरकर ने रत्नागिरी में पाटन करोष्ट सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जातीय भेदभाव को मिटाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाया था और 1929 में ही, यानी कि गांधी और अंबेडकर से भी बहुत पहले, उन्होंने रत्नागिरी के पंचायतन मंदिर में सभी हिंदुओं के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनके प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की, जहां सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर पूजा अर्चना करते थे। सावरकर ने नियमित रूप से पाणी पाठी यानी कि सामुदायिक भोज का आयोजन भी किया, जहां सभी जातियों के लोग एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आप सोचिए कि उस जमाने में यह कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया, वो भी उस दौर में जब ये सारी चीजें असामान्य थी। सावरकर के इन सामाजिक कार्यों का उद्देश्य हिंदू समाज को मजबूत और एकजुट करना था, ताकि हिंदू समाज ब्रिटिश शासन और अन्य मजहबी समुदायों के सामने एक सशक्त इकाई के रूप में खड़ा हो सके। भारत के किसी भी समाज सुधारक ने इतनी दृढ़ता के साथ समाज सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया जितना सावरकर ने किया। यानी कि सिर्फ समाज सेवा में किए गए उनके कार्यों के आधार पर ही उन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है। अब तक मैंने आपको जो भी तर्क दिए वो इस आधार पर दिए कि सावरकर के कार्य क्यों उन्हें भारत रत्न के हकदार बनाते हैं। आइए अब कुछ ध्यान इस तथ्य पर भी देते हैं कि भारत रत्न किन किन को मिल चुका है और वो लोग सावरकर के मुकाबले कहां ठहरते हैं। यह बताने से पहले मैं यह फैक्ट एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि भारत रत्न पुरस्कार प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस देश में ऐसे भी एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न के लिए अनुशंसित कर दिया, और मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आप खुद सोचिए, नेहरू ने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर खुद को भारत रत्न दिया होगा। नेहरू ना तो सावरकर के मुकाबले अच्छे साहित्यकार थे और न ही समाज सेवक थे। यदि सिर्फ प्रधानमंत्री होने के कारण उनको भारत रत्न दिया गया तो इस हिसाब से तो भारत के हर प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिलना चाहिए। बहरहाल, मैं यहां नेहरू और सावरकर की तुलना नहीं करना चाहता। वैचारिक रूप से सावरकर नेहरू के समक्ष सदैव उतने ही ऊंचे नजर आएंगे जितना शिवालिक के समक्ष महान हिमालय नजर आता है। नेहरू की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने भी खुद को भारत रत्न के लिए अनुशंसित किया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले राजीव गांधी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बोफोर्स जैसे घोटालों में तो उनके योगदान को भूल ही जाइए। भोपाल गैस त्रासदी का समर्थन करने वाली, करोड़ों रुपए की हेराफेरी तथा जबरन धर्म परिवर्तन करने वाली मदर टेरेसा तक को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ सावरकर, भारत के एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको एक ही जीवन में 2 बार काला पानी की सजा दी गई थी, जो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। कोल्हू से तेल निकालने का काम जो बैल किया करते थे, सेलुलर जेल में सावरकर से वह काम करवाया गया था, जिन्हें सेलुलर जेल में एक छोटे गंदे कमरे में रखा जाता था और वहां भी शौच के लिए सिर्फ एक मिट्टी का कटोरा दिया जाता था, जिन्हें केरोसिन में मिला खाना खाने को दिया जाता था। ऐसी नारकीय यातना उस व्यक्ति ने 10 साल पोर्ट ब्लेयर में सही थी। किसके लिए सही होगी उन्होंने यह यातना? इस राष्ट्र के लिए और हमारे लिए उन्होंने सब कुछ सहा। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अब वो समय आ गया है कि राष्ट्र अपने उस अमर बलिदानी को उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत करके अपना ऐतिहासिक ऋण चुकाए। आज देश के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग बुद्धिजीवियों के द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। और इस तरह के स्वर सिर्फ आज ही नहीं उठ रहे, बल्कि वर्षों से इस देश के बुद्धिजीवियों ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांगें उठाई हैं। तो जब देश ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक हस्तियों को यह सम्मान दिया है, तो भारतीय इतिहास के इस ध्रुव तारे को यह गौरव प्रदान क्यों नहीं किया जा रहा? देश को और हमारी सरकारों को इस दिशा में सोचने की जरूरत है।